हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, और लॉ ऑफ डिमांड से कौन कौन सी चीजें जुड़ी होती है, जैसे कि उसके डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, कि एक चीज को हम कितने रुपए पे और कितना खरीद सकते हैं, उसके जो रिलेशनशिप होते हैं ना, उसको हमारा लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन करता है। और यहाँ पे वह कहता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इसको हम सेटेरस पैरेबस भी कहते हैं, कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। देखो, वो क्या कहना चाहता है यहाँ, वो एक छोटी सी चीज कह रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो बढ़ती है। अगर सपोज मेरी चीज का रेट जो था, मेरी एक चीज का प्राइस था 10 रुपए, 10 रुपए में मैं वो कमोडिटी 3 खरीद रही थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट 10 रुपए की थी, मैं 3 चॉकलेट खरीद पा रही थी। लेकिन जैसे उसका प्राइस फॉल हुआ, जैसे उसका प्राइस हो गया 8 रुपए, मैंने क्या कर दिया, उसकी डिमांड बढ़ा दी। ठीक है, प्राइस फॉल्स डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। तो यहाँ पर मैंने उसकी डिमांड बढ़ा दी, डिमांड मैंने कर दी 4। ठीक है, स्टेटमेंट का दोबारा पढ़ सकते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है जब प्राइस बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस घटा लेकिन डिमांड मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं, हम डिमांड करते हैं, घटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर प्राइस चॉकलेट का 10 था, 8, अब चॉकलेट का प्राइस हो गया 15 रुपीज। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी खरीदी, उसकी एक ही चॉकलेट खरीदी। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ा, मैंने क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दी, कम कर दी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड हमारा कहता है कि प्राइस अगर बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फेस्टिवल के टाइम पे, अगर जैसे कि अपना अमेजोन का फेस्टिवल सेल चलता है, या फिर होली पे भी सेल चलती है, अभी रिसेंट में रिपब्लिक डे सेल गई है, तो प्राइस ड्रॉप हो जाते हैं, हमारे डिस्काउंट बढ़ जाते हैं, इसलिए प्राइस कम हो जाते हैं, तो हम लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई मोटर व्हीकल लेना होता है, लाइक कार, बाइक, स्कूटी लेनी होती है, वो लोग दिवाली के टाइम पे लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे डिस्काउंट मिल जाता है, प्राइस लो होता है, तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इसकी अजम्पशन क्या होती है। जो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट हमें पढ़ा था ना, इसको हम सेटेरस पेरिबस बोलते हैं। ठीक है, कि सभी चीज कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ प्राइस बदलेगा तब हमारा डिमांड जो है ऐसे फ्लक्चुएट करेगा। यहाँ की जो अजम्पशन है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डू नॉट चेंज। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, अल्टरनेट होता है। सब्स्टिट्यूट इज लाइक चाय एंड कॉफी। ठीक है, वो कह रहा है कि ना तो चाय के रेट में कोई बदलाव आया, ना कॉफी के रेट में बदलाव आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 की हमारी चाय है और 15 की हमारी कॉफी है, तो इन दोनों के रेट को आपस में नहीं देखना, हमें सिर्फ टी के कमोडिटी के रेट को देखना है लॉ ऑफ डिमांड में, और कॉफी के कमोडिटी के रेट को देखना है। ठीक है, ये आपको जो सब्स्टिट्यूट वाला पॉइंट है, इससे पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। फिर वो कहता है कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ में खरीदी जाती है, फॉर एग्जांपल ब्रेड बटर। ब्रेड बटर में वो क्या कहता है कि आपकी जो डिमांड है ना, वो एक इंडिविजुअल के लिए ही बदल रही है। आपकी डिमांड इसलिए नहीं बढ़ रही है कि भाई बटर सस्ता हो गया। अगर देखो, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है 10 रुपए का, बटर है 20 रुपए का। अगर वो कहता है कि बटर के रेट 10 रुपए हो गए, इसलिए आपने ब्रेड भी ज्यादा खरीदना चालू कर दिया। ठीक है, इसलिए हमने ब्रेड जो है ज्यादा खरीदना चालू कर दिया। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में हम सिर्फ प्राइस को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बटर के लिए लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड को इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें। फिर वो कहते हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। हमारे जो कंज्यूमर की इनकम है वो सेम रहेगी, वो नहीं बदलेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मैं एक आइसक्रीम खरीद सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरे पास 20 रुपए आ जाए, तो मैं 2 आइसक्रीम खरीदूंगी, तो मेरी इनकम बढ़ गई, तो मेरी डिमांड भी बढ़ गई। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कस्टमर की इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड नहीं बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है क्योंकि आइसक्रीम के रेट सस्ते हो गए। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। वो ये कहता है कि डिमांड हमारी किस लिए बढ़ रही है, क्योंकि उस आइटम का रेट सस्ता हो गया, ना कि उसके आसपास की चीजों का रेट बदल गया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहीं पे समझाया था कि सब्स्टिट्यूट को नहीं देखना, कॉम्प्लीमेंट्री भी सेम रहेगा, इनकम भी सेम रहेगी। देन वो कहता है कि देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में उसके रेट घट जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर का एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था।
कि हम लोगों को पता है कि फिलहाल जो सिल्वर का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2,40,000 चल रहा है, ठीक है। अब सपोज मैं ये एक्सपेक्टेशन लगाऊं कि फ्यूचर में इसका प्राइस और मंदा नहीं होगा, ठीक है, फ्यूचर में इसका प्राइस और ज्यादा मंदा नहीं होगा, तो इसीलिए मेरी डिमांड इस पे बढ़ रही, क्यों? क्योंकि सस्ता है। ओके, देखो बीच में अभी सिल्वर था 4,20,000 हाईएस्ट, लेकिन फिर ये रेट सस्ता हो गया तो लोगों की डिमांड बढ़ गई। लेकिन ये सस्ता हुआ इसलिए डिमांड बढ़ी ना। अब 2,40,000 से हम ये मान के चलते हैं कि इसकी डिमांड और नहीं, इसके रेट और नहीं घटेंगे, इसलिए हम लोगों की डिमांड बढ़ी। देन वो कहता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम, कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारे सेम है, हम लोगों का किसी की चीज की तरफ रुझान नहीं बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड आया था तो हम लोगों का विटामिन सी या फिर ऑर्गेनिक चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान चला गया था, तो इसलिए उनकी डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि आपकी जो डिमांड बढ़ रही है घट रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी के प्राइस की वजह से बढ़ रही है, बाकी सब चीजों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको फिर से अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक कमोडिटी है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक चॉकलेट है, ठीक है, उसका प्राइस है यहाँ पर 10 रुपीज। अब इसका प्राइस हो जाता है 8 रुपए। पहले मैं 3 चॉकलेट खरीदती थी, अब मैं 5 चॉकलेट खरीदूंगी, ठीक है। प्राइस घट गया, डिमांड मैंने बढ़ा दी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस लॉ ऑफ डिमांड में मैटर करता है। लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि मैं तभी अच्छे से काम करूंगा जब ना तो मेरे सब्स्टिट्यूट का प्राइस बदला है, ना मेरे कम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बदला है, ना मेरी इनकम बदली है, ना ही लोगों ने मुझसे कोई फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है, और ना ही मेरा कोई टेस्ट बदल रहा है, ठीक है। अगर इनमें कोई बदलाव आया तो मेरा फिर लॉ ऑफ डिमांड जो है वहां पर प्राइस के लिए वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे प्राइस के रिलेशन में हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज सेटेरिस पेरिबस। ओके, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, इनका शेड्यूल क्या होता है और इनका डिमांड कर्व क्या होता है। तो देखो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, एक इंसान की डिमांड, ठीक है, डिमांड बाय वन पर्सन, एक इंसान की जो डिमांड होती है दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शो करता है कि वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ सिंगल कंज्यूमर विल विलिंग टू पे एट डिफरेंट प्राइसेस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। एक इंसान एक चीज के लिए कितने कितने पैसे दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम ले लेते हैं कि एप्पल ले लो, चलो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो कि एक एप्पल 100 रुपए का है, 100 रुपए किलो है एप्पल हमारा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 kg खरीद सकती हूँ, लेकिन मेरा एप्पल के प्राइस कम हो गए, 80 रुपीज पर किलो हो गए, तो मैं 3 किलो खरीद लिए। अब जब वो और कम हुए, 60 रुपए हो गए, तो मैंने 5 किलो खरीद लिए। फिर जब वो 40 हुए, मैंने 8 किलो खरीद लिए। अब देखो, लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है ना, कि प्राइस घटता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ना तो सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, ना कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है, ना कोई एक्सपेक्टेशन, सिंपल प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात हो रही है। दिस इज योर लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो एक इंसान पर्टिकुलर प्राइस पे कितने कितना खरीदता है, वो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। दिस इज योर डिमांड शेड्यूल। फिर वो कहता है कि डिमांड कर्व। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको डिमांड कर्व शो करती हूँ। सबसे पहले ग्राफ में सबको पता होगा, ठीक है, दिस इज हमारा एक्स एक्सिस होता है ये, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये 0 होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसे हम बोलते हैं। अब देखो, जब हमारा प्राइस था 100, तब हम कितना खरीदते थे, 2 kg खरीद रहे थे, ठीक है। ये पॉइंट बनेगा, इस तरीके से बनता है। अब इसको प्राइस हमने यहाँ पे लिया है, वाई एक्सिस पे हम प्राइस ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से डिमांड कर्व बनता है हमारा। और जब हमारा 80 रुपीज प्राइस था, तब हम कितना खरीद रहे थे, तब हम 3 kg खरीद रहे थे जी, ठीक है। इस तरीके से इसको मैच करना है, पॉइंट बनाना है। फिर जब हमारा 60 प्राइस हो गया, प्राइस हमारा 60 हो गया, तो हम खरीद रहे थे मैम 5 kg हम खरीद रहे थे, ठीक है। यहां बनेगा थोड़ा सा। और फिर जब हमारा प्राइस हो गया 40, तब हमारा कितना खरीद रहे थे, हम 8 खरीद रहे थे। ये बनेगा कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, यहां पर। तो अब देखो, इन पॉइंट्स को मैच करो, तो हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये क्या था, स्लोपिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। डिमांड कर्व हमेशा नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके से आपका डिमांड कर्व ड्रॉ होता है, ठीक है। दिस लाइन इज योर डिमांड कर्व। ओके, अब चलते हैं मार्केट डिमांड कर्व पे। मार्केट डिमांड में मैंने आपको बताया था
कि एक कमोडिटी का पूरा बाजार कितने रुपए देने को तैयार है, कितने खरीदने को तैयार है, वो हमारा मार्केट डिमांड होता है। ये शो करता है कि टोटल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की टोटल कितनी डिमांड है, हर तरीके का कस्टमर बाजार में कितने रुपए पे कितना खरीदना चाहता है, कितना खरीद सकता है। अब देखो, जब 100 रुपए था, ए ने 2 किलो खरीदा, बी ने 1 किलो ही खरीदा, सी ने 3 किलो खरीदा, तो टोटल 100 रुपए पे कितने की डिमांड हो गई, 6 रुपए की डिमांड हो गई। फिर 80 जब प्राइस हो गया, उसने 3 कर दिया, उसने 2 कर दिया, उसने 5 कर दिया, टोटल डिमांड होगी मेरी 10 रुपए किलो की, ठीक है, 10 रुपए की, सॉरी 60 हो गया, डिमांड और बढ़ गई, 5 4 7, टोटल हो गई 16 रुपीज, 16 कमोडिटी, 40 पे टोटल हो गई 24। अब ग्राफ देखो, अब इसका ग्राफ भी बिल्कुल उसी की तरह बनेगा, इंडिविजुअल की तरह। यहां हमें लेना है एक्स एक्सिस, यहां हमें लेना है वाई एक्सिस। यहां पर हम रखेंगे प्राइस और यहां पर रखेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड। बस यहाँ पे फर्क इतना आ जाएगा कि हम मार्केट डिमांड बना रहे हैं तो ना इस वाले ग्राफ को हम यूज करेंगे, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे क्योंकि ये टोटल डिमांड है हमारी। अब देखो, जब प्राइस हमारा 100 रुपीज था तो हम कितने की डिमांड कर रहे हैं, 5 की डिमांड कर रहे हैं, 5 10 15 और 20 और 25, ठीक है, इसको लेबल कर लेते हैं, 20 40 60 80 एंड 100, इस तरीके से करता है ना, इक्वल गैप लेकर के चलते हैं ना। तो 100 पे हमने कितना डिमांड किया, हमने जी 5 का डिमांड किया था। उसके बाद 80 पे हमने कितना डिमांड किया, हमने जी 10 का डिमांड किया था। 80 पे हमने थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा तो मैसी बनेगा। 60 पे हमने कितने का डिमांड करा, 60 पे हमने कितने का डिमांड करा, 15 का डिमांड किया, ठीक है। और जी 40 पे हमने कितने का डिमांड किया, 25 का डिमांड करा। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है, एंड में मैच करना है, ठीक है। ये बन गया हमारा मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। और अगेन आप देख सकते हो कि ये क्या है, स्लोपिंग डाउनवर्ड, स्लोपिंग डाउनवर्ड है एंड लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट स्लोपिंग डाउनवर्ड है। ये था हमारा मार्केट डिमांड कर्व। आपको कर्व ड्रॉ करना भी आगे होगा, स्टिल किसी को कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम एक लाइव क्लास ले लेंगे सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब मैंने आपको 2 बार बताया कि डिमांड कर्व इस तरीके से स्लोप्स कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये चाहे आपका यूजीसी नेट है या आपका एसईटी है या अदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम्स है। तो सबसे पहले इसका कारण होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको मोटा मोटा समझा देते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लेकिन इस पे भी एक पूरी वीडियो भी बनी है बिकॉज इट इज अ फुल फ्लैज चैप्टर इन इकोनॉमिक्स। तो देखो, जब कंज्यूमर कोई चीज का ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता है ना, हमारा कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ अ यूनिट, जो एडिशनल यूटिलिटी होती है, जो सेटिस्फेक्शन होती है, जो उसका स्वाद होता है एक तरीके से, जो उससे मिलने वाली खुशी होती है, वो हर एक यूनिट के बढ़ने से हमारी कम होती जाती है। अब एक चीज बताओ, मुझे चॉकलेट खानी थी भाई, ठीक है, देखो आई एम ए चॉकलेट फैन, ठीक है, मुझे चॉकलेट खानी थी, मैंने एक खा ली, मुझे बहुत खुशी हुई। अब देखो, खुशी को हम, यूटिलिटी को हम नंबर्स में नहीं नाप सकते, ठीक है, एक चॉकलेट खा ली, उसके बाद मैंने दूसरी चॉकलेट खाई, उसके बाद मैंने तीसरी चॉकलेट खाई, उसके बाद मैंने चौथी खाई, लेकिन मुझे तीसरी और फोर्थ वाली चॉकलेट खाने पर ना इतनी खुशी नहीं मिली जितनी मुझे पहली बार में मिली थी, ठीक है। आप एक चीज का कितना खा लोगे, एक लिमिट होती है ना हर चीज की। तो जब सक्सेसिव यूनिट हम खाते जाते हैं ना, तो हमारे जो यूटिलिटी होती है, जो खुशी होती है, वो कम होती जाती है। यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एक बार तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको नाप भी दूं, एक बार मुझे मिली 10 यूटिलिटी, फिर मुझे मिली 12 यूटिलिटी, ठीक है, फिर मेरी यूटिलिटी कम होना चालू हो गई, फिर मुझे मिले 11, फिर हो गई 9, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मेरी क्वांटिटी बढ़ने के बावजूद भी जब यूटिलिटी कम हो गई ना, इसका मतलब मुझे इससे ज्यादा नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ये रूल भी मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ा, चलो, ठीक है। कंज्यूमर क्या होता है, विलिंग टू पे द प्राइस फॉर द फर्स्ट यूनिट। मैं पहले वाले के लिए ज्यादा यूनिट देना चाहूंगी, क्यों, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्यासे को पानी चाहिए तो वो कितने रुपए में भी खरीदेगा, क्यों, क्योंकि उसको प्यास लग रही है भाई, उसको जरूरत है उसकी, ठीक है। एंड फॉर एडिशनल यूनिट, क्योंकि हम उसे कम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, हम उसको लोअर प्राइसेस पे ही खरीदेंगे, ठीक है। अब मुझे पहली वाली चॉकलेट लेनी थी तो मैंने यार जितने पे मिल रही थी उतने पे ले ली, लेकिन एक्स्ट्रा तब लेते हैं जब हमें वो कुछ फायदे में मिल रही हो, जैसे कि ऑनलाइन चल रहा है ना, 500 का सामान खरीदो तो फ्री डिलीवरी। जरूरत नहीं होती 500 का सामान खरीदने की, लेकिन खरीदते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उसमें कुछ हमें कम प्राइस पे मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल लिया, पहले वाले ग्लास के लिए हम ज्यादा पैसे दे सकते हैं क्योंकि हम थर्स्टी है, प्यासे हैं, बहुत यूटिलिटी मिलेगी उसे पीने से।
लेकिन दूसरे ग्लास से कम यूटिलिटी मिलेगी। पहले वाली बोतल सपोज 10 रुपए की थी ना, दूसरी तभी खरीदेंगे जब वो 7 रुपए की होगी, तीसरी तभी खरीदेंगे जब वो 5 रुपए की होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत कम यूटिलिटी मिलती है, इसलिए जितनी ज्यादा क्वांटिटी होती है उतना ही ज्यादा प्राइस गिरता जाता है। समझ में आ गया? ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और क्योंकि हमारा प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए हमारा जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट मैंने बताया था कि भाई अगर चाय बहुत महंगी है तो हम क्या करेंगे, कॉफी पीने चले जाएंगे। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि एक के प्राइस में कुछ बदलाव हुआ, उसका असर किस पे पड़ा, दूसरे चीज पे पड़ा। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, एक चीज का प्राइस बढ़ गया, एक चीज का प्राइस कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल चाय जो है सस्ती हो गई, पहले 10 की थी 5 रुपए की हो गई। इट बिकम्स चीपर रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूट। तो जो कॉफी पीने वाले बंदे थे ना, वो सोचेंगे यार मैं 10 रुपए की कॉफी क्यों खरीदूं, मैं एक काम करता हूँ, मैं चाय खरीदने जाता हूँ। तो कॉफी की डिमांड घट गई, चाय की डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इसके प्राइसेस चेंज हो गए। रिजल्ट क्या है, कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट चीपर गुड फॉर द एक्सपेंसिव वन। जैसा कि मैंने बताया, कॉफी वाले चाय पे चले गए। एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने यही दिया है कि प्राइस ऑफ टी फॉल्स, कॉफी रिमेन सेम, तो कंज्यूमर शिफ्ट कर गए कॉफी से चाय की तरफ। तो क्वांटिटी ऑफ टी डिमांडेड ऑफ टी इंक्रीजेस एट इट्स प्राइस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है डाउनवर्ड स्लोप करता है। देन इनकम इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको दो बताए थे। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपए है, मैंने एक आइसक्रीम ले ली, मेरी इनकम बढ़ गई, 20 रुपए हो गए, मैं 2 आइसक्रीम ले लूंगी, ये तो हो गया इंक्रीज का। लेकिन अब सपोज मेरे पास क्या थे, 20 रुपए थे, तो मैंने 2 आइसक्रीम ली थी। लेकिन अब मेरे पास 10 रुपए है तो मैं एक आइसक्रीम लूंगी। इनकम घटी, डिमांड घटी। यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। ठीक है, प्राइस फॉल इन प्राइस इंक्रीजेस द रियल इनकम। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर किसी चीज के प्राइस घट जाते हैं तो हमारे जो रियल इनकम होते हैं ना, असली इनकम होते हैं, जो परचेसिंग पावर होती है, वो बढ़ जाती है। देखो मेरे पास पहले अब इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि मेरे पास पहले 20 रुपए थे, तो उस 20 रुपए में 2 सामान आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आइसक्रीम का प्राइस हो गया 10। ठीक है, लेकिन अब सपोज आइसक्रीम का प्राइस 5 हो गया, तो मैं उसी 20 रुपए में 4 आइसक्रीम खरीद सकती हूँ। ठीक है, तो प्राइस जब रिड्यूस होता है ना, तो मेरी असलियत में जो सामान खरीदने की कैपेसिटी हो गई वो बढ़ गई। तो रियल इनकम जब हमारी बढ़ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसी ही इनकम से ज्यादा सामान खरीदते हैं, मोर क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं। प्राइस ऑफ राइस फॉल्स, तो सेम इनकम से हमने ज्यादा चावल खरीदना चालू कर दिया, इसलिए हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इसलिए हमारा रेट जो है बढ़ गया, डिमांड जो है बढ़ गया। ठीक है, ऐसा ही हो रहा था ना लॉ ऑफ डिमांड में, कि हमारा जो प्राइस था वो बढ़ रहा था और हमारी डिमांड जो है इस तरफ शिफ्ट हो रही थी, और जैसे हमारा प्राइस घट रहा था हमारी डिमांड जो है उस तरफ शिफ्ट हो रही थी। अब बताओ प्राइस के घटने पर अगर हमारा डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, यहां से हम मैच करोगे, यहां से हम मैच करोगे, तो लॉ ऑफ डिमांड तो नीचे की तरफ ही जाएगा ना। ठीक है, सो फिर आता है एडिशनल कंज्यूमर। अगर हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, नए कंज्यूमर्स आ गए, तो भी हमारा डिमांड जो है बढ़ जाता है। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, किसी चीज के कमोडिटी के प्राइस फॉल हो गए, ठीक है, तो हमारे नए कंज्यूमर जुड़ जाते हैं। अब एक चीज बताइए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी मूवीज को ना टैक्स फ्री कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख सके। ठीक है, जनहित में जारी वाली जो पिक्चर्स होती है, तो उससे क्या होता है, पीपल हु आर नॉट इन पोजीशन टू बाय इट ईदर ड्यू टू इट्स हाई प्राइस स्टार्ट्स परचेजिंग इट। अब फॉर एग्जांपल एक मूवी की टिकट थी 200 रुपीज की, यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हम नहीं देख सकते उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने, जो रियलिटी नहीं बताई है। ठीक है, तो उसको हम नहीं देख सकते, उसको देखने वाले सिर्फ फिलहाल 100 लोग हैं। लेकिन अगर सपोज किसी कारण से वो मूवी की जो टिकट है वो हो गई 100 रुपीज की, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसका रेट अफोर्डेबल हो गया। अब सपोज उसको देखने वाले हो गए 500 लोग, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ गई ना मूवी की टिकट्स की। इस तरीके से वर्क करती है चीज। कई बार इसी वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि चीज सस्ती हो गई, बहुत सारे लोग उसको खरीदने में सक्षम हो गए, एबल हो गए। इन एडिशन टू न्यू कंज्यूमर, ओल्ड कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी स्टार्ट डिमांडिंग मोर। और क्या होता है कि उसी क्वांटिटी के और भी ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं। दो चीजें हो गई, एक तो न्यू कंज्यूमर आ गए और एक ओल्ड ने भी ज्यादा खरीदना चालू कर दिया, मोर सरप्लस। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने आपको बताया कि बर्गर का प्राइस फॉर एग्जांपल 150 से 100 हो गया, तो जो लोग उसे नहीं खरीद सकते थे पहले, वो भी अब खरीद सकते हैं। ठीक है, आइसक्रीम फॉर एग्जांपल महंगी थी, आइसक्रीम का रेट सपोज पहले ऐसा था कि जो हम नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब सस्ता हो गया तो हम खरीद सकते हैं, उसकी डिमांड बढ़ गई। मोreover ओल्ड कस्टमर्स ऑफ आइसक्रीम, यहाँ थोड़ा सा ग्लिच है, उसको छोड़ दीजिए, उसको बर्गर ही लगा के चलिए। ठीक है, और होता क्या है कई बार कि भाई मेरे पास 100 रुपए थे, 100 का एक बर्गर था, तो मैंने एक ही खरीदा। लेकिन फॉर एग्जांपल बर्गर का प्राइस 50 हो गया, तो मैं 2 खरीद लूंगे ना, तो मेरा उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ गई।
ओके, दो चीजें थी यहाँ पर। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि डिफरेंट यूजेस होते हैं कमोडिटी के। अब देखो, मिल्क है, दूध है, उससे कितनी सारी चीजें बनती हैं। उससे हमारा घी भी बनता है, कर्ड भी बनता है, हम उसको पीने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। उससे हमारी स्वीट्स भी बनती हैं और भी बहुत कुछ बनता है। तो जब हमारे एक ही सामान के बहुत सारे यूजेस होते हैं ना, तो हाई प्राइस पे हम क्या करते हैं, उन्हें कम चीजों में यूज करते हैं, लेकिन लो प्राइस पे हम उन्हें बहुत सारे चीजों में यूज करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध का रेट है 100 रुपए, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ अपना दही बना लिया और पीने में काम ले लिया। लेकिन अगर सपोज दूध का रेट हो जाए 40, तो भाई अब तो मीठा भी घर में बनेगा, अब तो भाई घी भी हम घर में बनाएंगे, ठीक है। अब तो जो है हम पनीर, चीज भी घर में बनाएंगे, ठीक है। तो जब कोई चीज महंगी होती है तो हम उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब कोई चीज सस्ती हो जाती है, अफोर्डेबल हो जाती है, तो हम उसको मल्टीपल चीजों में यूज करने लग जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का भी है। जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है, हम सिर्फ उसे लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होती है ना, हम उस एसी भी चलाएंगे, हीटर भी चलाएंगे, वॉशिंग मशीन भी चलाएंगे, सब चलाएंगे, ठीक है। डिमांड राइज हो जाती है जब प्राइस फॉल हो जाता है। इसीलिए डिमांड किस किस चीजों से राइज होती है मैंने बताया। जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी ना, हमारा जो कर्व है वो स्लोप करता जाएगा, नीचे की तरफ स्लोप करता जाएगा। और लॉ ऑफ डिमांड ने कहा है कि हमारी डिमांड तभी बढ़ेगी जब प्राइस घटेगा। अब प्राइस क्यों घट रहा है, डिमांड क्यों बढ़ रही है, वो मैंने आपको सारे केसेस बता दिए हैं। और फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो यार, फीडबैक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप अप टू डेट रहो। तो आपको सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि लाइव क्लास भी ले लेंगे, सो दैट आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड होने वाला है। ये होने वाला है कि शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, रोटेशन ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है इतना, लेकिन अगर समझोगे तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आपका। सो थैंक यू सो मच।